इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। जरा मुझे एक वो दो, जरा बुक दो, बुक। अरे उसकी मत दे यार, उसकी बुक बहुत महंगी है। अब देखो, अच्छा दो प्लेन लेते हैं पहले यहाँ पे। अब प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पाई ये ग्रीक अल्फाबेट है जो 16th नंबर पे आता है। ये प्लेन 1 है तो इसीलिए इसको पाई 1 बोल दिया। और एक प्लेन हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। ये दोनों प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो ये प्लेन कितना हमारा पाई 2। अब यार इनके इंटरसेक्शन से, मतलब यहां से एक तीसरा प्लेन जा रहा, तो उस प्लेन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। लेकिन इस इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जा सकते हैं। जैसे कैसे भैया, इस तरीके से समझो ना, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस जगह से एक प्लेन ये थ्रो इसके इंटरसेक्शन लाइन से ये जा सकता है। एक ये वाला प्लेन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहां पे जा सकते हैं। तो कह रहे भैया एक प्लेन जा रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। लेकिन कितने प्लेन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। तो इसको देखो एनसीईआरटी में जो इसका प्रूफ दिया, हम लोग तो खैर प्रूफ भी करेंगे। एनसीईआरटी में जो प्रूफ दिया बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते, तो हम इसको ना एकदम देसी स्टाइल से समझेंगे, फील करके इसको। देखो कैसे, पहले तो आपको हमें अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल दो, तो आपने सपोज एग्जांपल दिया यार कि x² + x + 1 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट ना। लेकिन मैंने कहा एक स्टैंडर्ड फॉर्म दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax² + bx + c = 0, यस और नो, ये होती थी। चलिए अच्छा, ओके। तो अब सुनो जरा, ऐसे ही इस लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होकर जाएंगे, इनफाइनाइट। तो उन सब प्लेन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो होगी। ये बात समझ आ रही है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आपका आंसर था इनफाइनाइट, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो होगी। तो इस प्लेन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पाई 3 की, वो क्या होती है कि पाई 1 लिख दो और दूसरे में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे की इक्वेशन लिख दो। ये हो गई रटने वाली बात। पहले मैं सारे जो भी बेसिक बातें सारी बता दूंगा, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा कि क्यों लैम्डा किया, क्या ये सब था, ठीक है। तो इस वाले प्लेन की जो यार वेक्टर फॉर्म जो होती है, जो इस वाले प्लेन की जो वेक्टर फॉर्म होती है, तो आपको होता है पाई 1 की तो हमने लेट की है r d1 और पाई 2 की मैं लेट की है n2 d2। तो पाई 3 की क्या होगी, पहले तो मैं बता देता हूं होगी क्या, फिर उसके बाद उसका प्रूफ वगैरह देखेंगे। तो कैसे आप रटेंगे, जो बच्चे रटते हैं वो r वेक्टर डॉट इन दोनों को ऐड कर दो और एक लैम्डा लगा दो, बस ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दो और लैम्डा लगा दो। चमका, यस और नो, क्लियर है? ये पाई 3 की इक्वेशन आ गई, पाई 3 की। लेकिन यहां पे एक चीज समझेंगे यार, ये n वेक्टर है, n1 वेक्टर है, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये d1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। चमका। अच्छा जी, अब इसकी ये पाई 3 की वेक्टर फॉर्म है। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म देखो जरा क्या होती है। तो वो होती है a1x + b1y + c1z - d1 प्लस लैम्डा a2x + b2y + c2z - d2 = 0। अब मैं आपको बता दूं यार a1 b2 ये सब हैं क्या, तो a1 b1 और c1 क्या है, जो n1 वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज। और ये d1 क्या है, ये वाला, यहां पे d1 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। क्यों, हमने वेक्टर कौन सा यूज किया है, यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर है। अगर एनसीईआरटी में इस तरीके से है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये d1 d2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, बात खत्म। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे L1 M1 N1 आ जाएंगे यार, हम लोग शुरू से हमने यही पढ़ा वेक्टर में, ठीक है डियर। चलिए, और A2 B2 C2 क्या है, N2 के डायरेक्शन रेशियोज, नंबर वाली बात खत्म। अब सर ये आया कहां से, आप ये भी तो सर हमें बताओ कि ये कहां से आपने लिख दिया, ये क्या हो गया सर, कैसे, इसका प्रूफ बता दो जरा हमको। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। तो देखिए
यहाँ तो कोई दिक्कत है, पक्की बात है। क्वेश्चंस भी अभी हम लोग इस पे करेंगे, क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन जैसा हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हर फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, अब मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कभी नहीं आता, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। तो चलिए इसका प्रूफ भी देखते हैं। सर ये कहां से आ गई ये सब चीजें? केवल देसी तरीके से समझेंगे 3D को पूरे को। अगर आप पूरे एकदम बुक की लैंग्वेज से ही समझेंगे तो केवल और केवल रट पाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अब एक बात समझ रहा यार, ये हमारे पास पाई 1 वेक्टर है, ये हमारे पास पाई 2 वेक्टर है, ये जा रहा है पाई 3 वेक्टर। क्लियर है? ये जा रहा है पाई 3 वेक्टर। तो मुझे इस वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं इस वेक्टर को लेके आऊंगा इसके पास, थोड़ा सा मैं इस वेक्टर को लेके आऊंगा। क्या इस प्लेन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? फिर से सुनो, ये प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये इनके इंटरसेक्शन से होता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा मैं इस प्लेन को इसके पास लेके आया और मैंने ओवरलैप करा दिया, तो क्या इस प्लेन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? लेकिन अब दिमाग में आएगा, क्या पता सर ये वाला प्लेन बहुत ज्यादा बड़ा हो और ये बहुत ज्यादा छोटा हो, तो सर कैसे आ जाएगी? आपकी बात एकदम सही है। अगर ये छोटा है या फिर बड़ा है, इसीलिए तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किया गया। क्योंकि अब पता नहीं, मान लीजिए यार ऐसे समझेंगे कि ये वाला वेक्टर ये है पाई 1 वेक्टर, ये है पाई 2 वेक्टर, ये जा रहा है पाई 3 वेक्टर। क्लियर है? इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। अब आप कहेंगे मैंने कहा थोड़ा सा इस प्लेन को लेकर आओ, थोड़ा सा इस प्लेन को लेकर आओ और इस प्लेन की इक्वेशन, तो ये प्लेन तो कितना ज्यादा बड़ा है इन दोनों से, देखो ना। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यस और नो? तो वो मल्टीप्लाई मैंने किसका किया? लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और डाउट कि सर आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई पाई 2 में ही क्यों किया? अरे यार इसमें भी कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैम्डा तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। क्लियर है? और एक चीज देखो, अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन पे मैंने कोई सा भी एक पॉइंट लिया तो वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। चमका। यस और नो? तो हमने क्या किया कि भैया इन दोनों प्लेन को लेकर आए, इन दोनों प्लेन के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों प्लेन के कॉम्बिनेशन से हम इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करें। कैसे? हम किसी का मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। बात समझ आ रही ना? क्लियर है? तो बस, तो पाई 3 क्या है हमारे पास? पाई 1 प्लस लैम्डा। बस आपको ये समझाओ कि सर इन दोनों को ऐड क्यों किया और सर लैम्डा का मल्टीप्लाई क्यों किया। क्योंकि अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन पे एक प्लेन होता हुआ जा रहा, पता नहीं कितना बड़ा है रेदर देन दिस। अगर ये वाले प्लेन छोटे हैं और जो बीच से होता हुआ जा रहा है वो मान लो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमको इस वाले प्लेन में या इस वाले प्लेन कुछ ऐड करके, कुछ का मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसके बराबर आएगा। यस और नो? तो वो हमने लैम्डा का कर दिया। तो चलिए पाई 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई 1 की वैल्यू क्या है? -d1 प्लस लैम्डा पाई 2 क्या है? क्लियर है? अब देखिए यहां से, अब यार कुछ नहीं करेंगे, यहां पे माइनस का d1 और ये लैम्डा r, ये n1 n2 है ना, माइनस का। क्लियर है? तो चलिए अच्छा, अब देखो यहां से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? आर नहीं कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? ये n1 है, ठीक है, n1 प्लस लैम्डा n2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां तो कुछ कॉमन है, लैम्डा कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो d1 प्लस लैम्डा d2, और ये उस तरफ जाएगा, ये जीरो होगा क्योंकि ये हमारा उस तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था शायद। हाँ जी, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ये आपने बराबर में जीरो क्यों लगाया? देखो अगर आप ये क्वेश्चन करते इसका मतलब आपने प्लेन की पहली इक्वेशन क्या होती थी ये बताइए? आर यही तो होती थी। अगर डी इस तरफ आएगा तो इस तरफ जीरो नहीं छोड़ेगा। यस और नो? तो ये तो बच्चों वाली बात है। अगर पूछ रहे थे आप ऐसा, तो यार ये हमारी निकल के आ गई पाई 3 की इक्वेशन। और यहाँ पे अब n1 n2 d1 n1 और n2 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, फिर हमारा कार्टेशियन फॉर्म निकल के आ जाएगी। क्या डाउट हुआ कि सर ये डाउट हुआ? बताइए कि सर ये डाउट हुआ, थोड़ा सा बताओ। प्रूफ में कोई भी डाउट लग रहा है आपको? क्लियर है? एक और तरीका एनसीईआरटी में बताया कि यार यहां पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया,
सुनो ध्यान से रहा, यहाँ पे एक मैंने कोई पॉइंट लिया और उसका पोजीशन वेक्टर टी वेक्टर है सपोज, तो ये जो पॉइंट है क्या इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी? r डॉट n1 d1, तो पाई 1 की इक्वेशन हो जाएगी d वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 वेक्टर। ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी t डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2 वेक्टर। क्लियर है? क्या इन दोनों के प्लेन के कॉम्बिनेशन ही से तो ये वाला प्लेन निकल के आ जाएगा, इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, यस और नो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो बस वही वाली बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे लैम्डा का मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ, देखो मैं दिखा दूं एक चीज, ये लैंग्वेज अगर आप प्रूव करते हैं ना तो एनसीईआरटी ये बात आपको समझ नहीं आएगी 100%। हाँ, तो मुझे लगता है अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो बात अलग है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि Therefore for all real values of lambda, उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि लैम्डा की सारी वैल्यूज के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया गया। बट वो समझो ना क्यों ऐड किया गया, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस वाले प्लेन की इक्वेशन उन्होंने निकाल दी। चमका? क्लियर है? मल्होत्रा कोई भी डाउट हो बताओ, दिमाग में कुछ भी आ रहा है सर ये थोड़ा बहुत? ये वाला प्लेन दोनों प्लेन के बराबर भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और क्या, देखो मल्होत्रा का क्वेश्चन ये था कि सर ये जो प्लेन है इस प्लेन के बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर छोटा होगा तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसमें क्या है, क्योंकि लैम्डा तो एक स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। क्लियर है? देखो अच्छा चलिए यार, ये एग्जाम्पल 20 है और अभी जो हमने पढ़ा था कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन होता हुआ जाता। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। अगर ये क्वेश्चन में नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाएंगे, लेकिन ये उस प्लेन की इक्वेशन पूछ रहे हैं जो भैया 1 पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। बात समझ आ रही है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाते हैं, लेकिन ये उस प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है जो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। अब देखो कैसे कैसे इसका बिना डायग्राम के तो 3D को सोचना ही मत करना ही, अगर आप करते हैं बिना डायग्राम के तो समझ लेना आपने यार 3D को केवल रट्टा मारा है, बस 3D को फील नहीं किया। ये भैया दो प्लेन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सपोज पाई 1 ये है, पाई 1 की इक्वेशन ये रही और ये हमारा पाई 2 है। तो कह रहे हैं तीसरे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तीसरे प्लेन की। देखो तीसरा प्लेन ये इनके इंटरसेक्शन से होता हो जा रहा है, ये रहा। क्लियर है? इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये पाई 3 है, तो कह रहे हैं ये 1,1,1 से होता हुआ जा रहा है, ये कंडीशन है बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो यार ऐसे प्लेन की इक्वेशन पाई 3 की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने प्रूफ किया है। उससे पहले मल्होत्रा एक चीज देखें, इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन में पूछा गया, पक्की बात है, समझ गए ना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। चलिए आंसर कैसे आएगा इसका देखते हैं। ये पहले वाले प्लेन की इक्वेशन है, तो यार ये बताओ जरा, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या यूनिट वेक्टर है? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड 1 कहां है, इसका तो 1/√3 आएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में दिया गया, जो पाई 1 की इक्वेशन गिवन है वो r.n वेक्टर इक्वल्स टू d1, यस और नो। ये चीज देखो एक एक चीज से समझेंगे। अब इधर देखो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो यार ये जो है पाई 2 r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। तो ऐसे केस में ये d1 d2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, और इसीलिए डियर ये -5 है। अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन से होता, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होता ही नहीं। हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, यहां पे मैं केवल आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, जो एक एक बात देखिए उसको भी समझेंगे ना, कि अगर यहां पे n कैप होता तो पक्का पॉजिटिव होता। लिख के ले लो ये बात आप, क्यों? वो डिस्टेंस है और इस समय डिस्टेंस नहीं है, ये नॉर्मल कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, इसको अगर प्लस बनाना चाहते हो बना सकते हो, यहां से प्लस हटा के इनको नेगेटिव कर दो, ऐसा कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। चलिए अच्छा, ये दो इक्वेशन आ गए। अब इक्वेशन ऑफ पाई 3 तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। इक्वेशन ऑफ पाई 3 बोलती क्या है कि भैया r, यहां पे लिखेंगे पाई 3 r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 और d1 प्लस लैम्डा d2। चमका, प्रूफ किया हमने यार अभी। चलिए अच्छा जी, अब केवल और केवल वैल्यू पुट कर दो बस। n1 वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है जी सर, प्लस लैम्डा
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। d1 कितना भाई 6 प्लस लैम्डा d2 कितना -5। चमका। ये हो गई प्लेन की इक्वेशन पाई 3 की, बात खत्म। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन बताओ। क्लियर है? अब तो हमको ये पक्का पता लग गया कि ये इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ हो गई। अब क्योंकि लैम्डा तो अभी तक तुक्का मार रहे थे हम लोग, गैस कर रहे थे कि पता नहीं यहां से जा रहा है यहां से जा रहा है, भैया लैम्डा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने फिक्स कर दिया, और पक्की बात है कि ये यूनिक प्लेन होगा, जो 1, से जा रहा है और इनके इंटरसेक्शन, तो ये सिंगल ही होगा, और जब ये सिंगल होगा तो लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। तो अल्टीमेट एम क्या है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। बात समझ आ रही है? चलिए अब करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड। तो ऐसे केस में हम करें क्या? अब यहां तक तो हमारा कायदे में देखा जाए, अगर ये पॉइंट नहीं होते आंसर हमारे यहां तक आ गया था। क्या मैं अब सॉल्व करूंगा आगे, क्या मैं आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकता हूं डियर? यही तो पढ़ा है, ठीक है ना? चलिए अच्छा, अब देखते हैं यहां से। अब आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, ये आई कैप ये लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 2i। अगर मैं यहां से i कॉमन लेता हूं तो क्या 1 + 2 लैम्डा बचेगा? या बच्चे तो नहीं, 12th में आएगा, लिखूं तो वो मजा नहीं आएगा। यहां से अगर j कैप लेता हूं तो 1 + 3 लैम्डा बचेगा, यस और नो? प्लस यहां से क्या कॉमन लेता हूं k कैप, तो 1 + 4 लैम्डा, यस और नो? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, एक एक तरफ से करेंगे, मैथ को हलवा बना देंगे यार, चिंता कंसेप्ट के साथ पढ़ो बस केवल। चलिए अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। अरे यार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसका, तो एक्स आई का अगर इसके साथ होगा तो आई का आई के साथ होता है, वो तो 1 ही हो जाता है। तो क्या एक्स का मल्टीप्लाई होगा ना 1 + 2 लैम्डा? मुझे नहीं लगता यहां तो कोई डाउट होगा, पक्की बात है, वेरी गुड। ऐसे ही y का इसके साथ होगा तो ये y 1 + 3 लैम्डा। चमका। ऐसे ही डियर क्या होगा, ये z और 1 + 4 लैम्डा = 6 - अब एक बात सुनो और बताओ, ये इक्वेशन अभी तक किसकी चल रही है? पाई 3 की, यस और नो? क्या पाई 3 पे पॉइंट 1,1,1 नहीं है? तो क्या वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा डी। और एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 1 1 1 1, तो इनको हटा दूं, 1 ही 1 तो है। क्या लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? होशियार हो तो आंसर से सीधे चेपूंगा मैं लैम्डा की वैल्यू का, क्योंकि कैलकुलेशन है, बेफालतू में आप दो ना या बुक दो यार मुझे। क्या 3/40, ये क्या निकल के आ गई हमारी? लैम्डा की वैल्यू। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये थी ना, अब यहां पे हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पूरी इक्वेशन में पुट कर दें, आगे हमारी इक्वेशन। चमका। बिल्कुल, तो ये लैम्डा की इक्वेशन पुट कर देंगे, लैम्डा की सॉरी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो चलो मैं करके दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं? कर लोगे ना? तो देखो यहाँ पे क्या है, वैसे ये आर है, वैसे लैम्डा की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इस वाले कहीं पर भी पुट कर दो, आपकी वो तो आपकी श्रद्धा, इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में, तो बस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज मैं क्लियर करा दूं यहाँ पर, एक चीज, और मैं जरूर क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है इसकी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, और बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे। क्या इसका जो आंसर है, मैं एक चीज बताऊंगा, पक्की बात है आप सब कंफ्यूज होंगे। इसका जो बच्चों एंड में आंसर आ रहा है ना, एंड में जो आंसर आ रहा है, केवल कुछ नहीं करना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना बस। अब मैं नहीं करूंगा, जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन का आंसर है वो ये आ रहा है, देखो डियर, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट लाइन में किया क्या, यहां से 14 एलसीएम लिया है और इस 14 से इस 14 से कर, लेकिन मैंने कहा था ऐसे कटते नहीं, अगर याद आ रहा हो। वो क्यों नहीं करते, किस केस में कटते हैं, किस केस में नहीं करते हैं, वो समझो आप जरा। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता, फिर नहीं करते, ये फिर ये नहीं करते बिल्कुल भी। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता ये, तो हम नहीं काटते, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, इधर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट काट देंगे हम लोग। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये होता, आपने 14 से 14 काट दिया, तो क्या अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रहा? नहीं रहा। बात समझ आई ना? अगर यहां पे यार ये वाला वेक्टर होता, ये वाला, तो आप नहीं काट सकते थे डियर, क्योंकि मैंने बताया था पहले, इधर जो
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे काट सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कौन से काट सकते हैं। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आप बताइए जरा, कंसेप्ट समझो केवल। देखो मैं कंसेप्ट बताता हूं, कैलकुलेशन भी अगर बताऊंगा तो वीडियो लेंथी होगा, उससे आपके लॉजिक इंप्रूव नहीं होंगे। कैलकुलेशन आपको खुद करनी, डू योरसेल्फ।